नमस्कार। आई विश यू ऑल ए वेरी वॉर्म वेलकम टू माई एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आज क्लास 12th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली हम लोग आज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको टेस्टिस के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड के इंस्पायरेंट हैं, चाहे आप नीट के इंस्पायरेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, आप जैसे कि अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में भी आप देख पा रहे हैं कि आपको आपके एनसीईआरटी नजर आ रही होगी, जिस एनसीईआरटी को हम लोगों को फॉलो करना है आगे की एग्जामिनेशन के लिए। जो डायग्राम आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, एक्चुअली में ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिस डायग्राम में ये वाला पार्ट टेस्टिस है, यूरिनरी ब्लैडर है, ऊपर वाले जो ये पार्ट है इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। आगे जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी, आपको इन डायग्राम के अंदर के हर एक पार्ट के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब आगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर इस चैनल पे आप जुटे हुए हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल ही कर दीजिए। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इनसे आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। और इस क्लास की कंप्लीट जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आपको दो जगह प्रोवाइडेड की जाएगी। एक तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और दूसरा आपके सेलफोन के अंदर जो प्ले स्टोर है, उस प्ले स्टोर में आप एक्सप्लोर बायोलॉजी जैसे ही डालिएगा, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, और वहां से आपको इस चीज को डाउनलोड कर लेना है। जितने भी YouTube की हमारी क्लासेस होगी, ये सभी क्लास के जो वीडियो ये सभी क्लासेस के जो पीडीएफ होंगे, ये पीडीएफ वहां पे आपको फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, इन्हीं के साथ अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यूनिट 6 आपका रिप्रोडक्शन है, और उस रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, वो क्लास स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिक सा नॉलेज है, आप लोग 9th और 10th में भी इनके बारे में पढ़े होंगे, और हम भी आपको वही चीज बताने वाले हैं। कोई भी नई चीज नहीं है इसके अंदर में। तो चलिए समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होकर के समझना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना है। आप जो अपना कीमती समय हमारे वीडियो पे देंगे, उस वीडियो में आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान होकर के आप एक बार में समझ लीजिए। फिर आपकी जो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएंगे, वो सभी क्वेश्चन आपके साथ डील हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। और क्या बात है, द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग। एक बच्चा जो है, जब वो जन्म लेता है, फिर वो बच्चा मैच्योर करता है, और वो अपने समान एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस अगर ह्यूमन नहीं करेगा, तो उनके जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इस संसार से मनुष्य ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन होना आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, याद रखना है आपको। चलिए, ये तो बेसिक सी बात थी रिप्रोडक्शन का। अगर हम और भी थोड़ा आपको बता दें, तो रिप्रोडक्शन जो होती है, ये मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें इनके डिफरेंसेस के बारे में, तो एक दो पॉइंट आप अपने दिमाग में नोट रख लीजिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, ये काफी फास्ट होती है। इनमें जो उत्पन्न ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो काफी फास्ट ग्रो करते हैं। एक दूसरा याद रखिएगा, ये अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं।
एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिसे हम लोग क्लोन भी कहते हैं। ओके, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये स्लो प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है। ये अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंसेस है वो मेन डिफरेंसेस है वेरिएशन। याद रखिएगा, बेसिक सी बात है, आपको पहले से भी पता होगा और हम भी आपको बता दिए। फिलहाल जब हम आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें काफी डिटेल्स में आपको हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। चलिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है। दिस डायग्राम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम काफी ही महत्वपूर्ण है। इससे लेवलिंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने में दे देगा और यहाँ पे कर देगा ए, यहाँ पे कर देगा बी, और आपको बताना है ए और बी वाले स्थान पे क्या होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम है। इस डायग्राम को विशेष करके आपको ध्यान में रखना है, इनके हर एक लेवलिंग को आपको ध्यान में रखना है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में। और इन्हीं टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, याद रखिएगा। इनके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग वीडियो में जानेंगे। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इनके और भी पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है। आप जानते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को ही कॉपर्स ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं। सेमिनल वेसिकल्स है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होते हैं। ये यूरेटर पाइप है जो किडनी से आ रहा है, यूरिन लेकर के आ रहा है। वास डिफरेंस है, इपिडाइडाइमिस है, वास इफरेंटिया है, रेटे टेस्टिस है, एंड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है। इन डायग्राम को खास करके आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा हम एक डायग्राम आपको और दिखाते हैं जिसमें और भी क्रिस्टल तरीके से आपकी हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप ऊपर से आने वाले पाइप देख रहे हैं जिसको यूरेटर बोल रहे हैं। ये यूरेटर पाइप जो है ये यूरेटर के अंदर जा रहे हैं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो रहा है। सेमिनल वेसिकल्स आपको नजर आ रही है, यूरेथ्रा आपको नजर आ रही है। यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यूरिन और स्पर्म दोनों को पास आउट करते हैं, बट ओनली वन फ्लूइड पास आउट इनटू द वन टाइम। इन दोनों फ्लूइड में से कोई एक फ्लूइड ही एक समय में पास होगा। ऐसी क्या बात रहेगी कि दोनों फ्लूइड में से एक फ्लूइड ही पास आउट होंगे? इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इरेक्टाइल टिश्यू है, ग्लांस पेनिस है, टेस्टिकल्स है। अच्छा, टेस्टिकल्स जो होती है इनका मतलब भी हम आपको समझाते हैं। टेस्टिकल्स का मतलब होता है टेस्टिस alongs with epididymis। अगर टेस्टिस इपिडाइडाइमिस के साथ में along है, जुटा हुआ है, तो उस केस को टेस्टिकल बोलते हैं। एक ही बात पे ध्यान देना है आपको, ये इपिडाइडाइमिस हो गए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, अखरोट के समान दिखने में होते हैं। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए, वास डिफरेंस के एम्पुले पार्ट हो गए, ये वास डिफरेंस के पाइप हो गए। तो ये सब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग मेनली 3 भाग में कैटेगराइज कर देते हैं। चलिए हम आपको लिख भी देते हैं। एक्चुअली में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। जो हमारा पहला भाग होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इनके एक दूसरे भाग होते हैं जिन्हें हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और इनकी तीसरी भाग होती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया।
अब इन तीनों भाग में अलग अलग ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेनली इसमें हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनमें दो चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एक तो इसमें डक्ट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, इस एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर में हम लोग स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे और पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने तीन भागों में कैटेगराइज कर दिया, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और तीसरा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर में हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे जो आज की क्लास होगी आपकी। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, उस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरी डक्ट्स के अंदर में वास डिफरेंस है, रेटे टेस्टिस है, वासा इफरेंटिया है और एपिडाइडमिस है। अगर हम डक्ट्स की बात अगर हम ग्लैंड्स की बात कर दें तो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोजुरेथ्रल ग्लैंड्स है। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया के केस में हम लोग स्क्रोटम और पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्लासेस आपको लेक्चर के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस पे होने वाली है। चलिए वही बात जो मैंने आपको बताया कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली दो भागों में बटे हुए हैं और पहले जो भाग हैं उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और जो दूसरे भाग होते हैं उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इनसे पहले तो आप हमें बताए थे कि सर तीन भाग में होते हैं, तो एक भाग आप इसमें जोड़ दीजिए ना और आसान हो जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो पहले भाग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के में हम लोग टेस्टिस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पे एक ध्यान रखिएगा कि टीईएस और टीईएस इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझते हैं। अगर टीईएस लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा वन पेयर। ओके, और टीआईएस लिखा हुआ तो इसका मतलब समझिएगा वन। एक्चुअली में जो टेस्टिस होते हैं ये ह्यूमन में दो पाए जाते हैं जिन्हें हम वन पेयर से डिनोट करते हैं। ओके, इनके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग को एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट पढ़ना है। एसेसरी डक्ट्स के अंदर में रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंटिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स पढ़ने हैं। तो जो सेमिनल वेसिकल्स है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कॉपर्स ग्लैंड है, ये एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको डरना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के एडवांस तक एकदम समझा देंगे आपको ताकि आप भूल नहीं पाइएगा। बस क्लास में आप ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करिएगा और क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। और हमने आपको बताया कि इसमें एक चीज और पढ़ना होता है जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम और दूसरा नाम है पेनिस। ओके, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि अभी आपके सामने में एक डायग्राम प्रस्तुत किया गया है। जो डायग्राम आपको कंप्लीटली टेस्टिस के बारे में बताया जा रहा है। अगर इस टेस्टिस में आप देखोगे तो ये इनसे एपिडाइडमिस जुड़े हुए हैं, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, हर एक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो टेस्टिस के बारे में आपके एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि द टेस्टिस आर द सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना है ये हमारे आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं और जहां पे ये पाए जाते हैं उनको स्क्रोटम बोलते हैं। ओके, स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखना है। ईच टेस्टिस इन ओवल शेप, प्रत्येक टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और इनकी जो लंबाई और इनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। लंबाई और चौड़ाई के अगर बारे में बात कर ले तो ये टेस्टिस के लंबाई हो गए और ये टेस्टिस के चौड़ाई हो गए। हम इन्हें W और इन्हें L से नोट कर देते हैं। अच्छा, टेस्टिस के मुख्यतः दो काम होते हैं, सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं, चलिए समझिए। जो टेस्टिस होते हैं इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं,
इनके दो वर्क होते हैं। पहला वर्क होता है इसका गैमेटोजेनेसिस में, और इनके दूसरे वर्क होते हैं इंडोक्राइन में, इंडोक्राइन फंक्शन। तो पहले फंक्शन जो गैमेटोजेनेसिस होते हैं, इसमें गैमीट का प्रोडक्शन होता है, और अगर मेल के गैमीट्स के बारे में हम बात कर ले तो वो गैमीट्स कहलाते हैं स्पर्म। और अगर इसके इंडोक्राइन फंक्शन के बारे में बात कर ले तो इंडोक्राइन फंक्शन होते हैं इसके एंड्रोजन। ओके, सिंपल सी बात है। तो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एंड इन्वॉल्व द गैमीट प्रोडक्शन। एक्चुअली में टेस्टिस के दो मुख्य फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम है गैमेटोजेनेसिस और दूसरे फंक्शन का नाम है इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन के अंदर में सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जबकि गैमेटोजेनेसिस के अंदर में गैमीट बनता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमीट की बात करें तो वो स्पर्म कहलाता है। One testis is typically lower than the other. The left testis is typically lower than the right. अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि दो टेस्टिस जो पाए जाते हैं वो दोनों टेस्टिस थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं टेस्टिस इन स्क्रॉटम। ओके, चलिए। मेजॉरिटी ऑफ द मेमल्स टेस्टिस इज सिचुएटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मेमल्स होते हैं जिनका टेस्टिस जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। अब ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो डॉल्फिन होते हैं, वेल होते हैं और एलिफेंट्स होते हैं। ओके, स्पर्म प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैच्योरेशन एंड द सर्वाइवल रिक्वायर्ड एज द टेम्परेचर 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कहानी ये होती है कि स्क्रॉटम के अंदर में टेस्टिस क्यों पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्क्रॉटम होता है वो थर्मो, वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। जो हमारे कोर बॉडी के टेम्परेचर होंगे उन टेम्परेचर को उस स्क्रॉटम के अंदर में 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्क्रॉटम के अंदर में टेस्टिस पाए जाते हैं। अच्छा, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होता है, मैच्योरेशन होता है और सर्वाइवल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्रॉटम के अंदर में टेस्टिस क्यों अवेलेबल होते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि जो टेस्टिस होती है उसका मुख्य काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म का सेक्रेशन करना, स्पर्म का स्टोरेज करना और स्पर्म का मैच्योरेशन करना, जिनके लिए उन्हें 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और वो टेम्परेचर स्क्रॉटम वाले एरिया में पाया जाता है। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। स्क्रॉटम हेल्प इन द हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्क्रॉटम के अंदर में अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। एंड सम मेमल द टेस्टिस इज सिचुएटेड आर द इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, मेन बॉडी कैविटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स के इंट्रा बॉडी के अंदर में होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में होते हैं, जो कि एलिफेंट है, डॉल्फिन है, वेल है, और मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स के अंदर में जो टेस्टिस होती है वो पॉच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटम के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात थी टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं इनके कवरिंग के बारे में, इनके लेयर के बारे में। तो टेस्टिस में मुख्यतः 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसमें आउटर वाले को टूनिका वेजिनालिस, मिडिल वाले को टूनिका एल्बुजिनिया और इनर वाले को टूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। ओके, अभी एक डायग्राम भी आपको दिखाया जा रहा है जिसमें कि आपको टूनिका एल्बुजिनिया दिखाया जा रहा है, टूनिका वेजिनालिस दिखाया जा रहा है, और यही टूनिका एल्बुजिनिया उस टेस्टिस के अंदर डीप पेनिट्रेट करके टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, टेल ऑफ एपिडाइडमिस, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, रेटे टेस्टिस, इफरेंट डक्टस, डक्टस वास डिफरेंस, ब्लड वेसिकल्स एंड नर्व, हर चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस के कवरिंग के बारे में। तो आप याद रखिएगा, बेसिक सी बात है कि टेस्टिस के अंदर में 3 कवरिंग होते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को टूनिका वेजिनालिस बोलते हैं, मिडिल वाले को टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं और इनर वाले को टूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये डायग्राम देखिए। अब इस डायग्राम में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम आपको एक एक पार्ट्स का लेबलिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये वाले जो पाइप जा रहे हैं इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ओके, अच्छा,
ये जो आपको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो आपको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्चुअली में इसी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, याद रखिएगा। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में जो आपको हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये वाले जो कुंडली टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में इसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, याद रखना है। इसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि हाईली क्लोराइड होते हैं, हाईली फोल्डेड होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से यहां पे जो कनेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में रेटिटेस्टिस हैं, रेटिटेस्टिस हैं। और इन रेटिटेस्टिस से जो ये डक्ट आपको ऊपर जाता हुआ जो नजर आ रहा है, इस डक्ट्स को हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंटिया। और ये वासा इफ्रेंटिया से जो ये डक्ट में मिल रहा है, इसे कहते हैं एपिडाइडाइमिस। सिंपल सी बात है। तो अब इसी लेवलिंग को हम आपके साथ में ड्रॉ करके दिखाते हैं, ताकि आपको और भी कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए। अब ये रहा एक टेस्टिस, और इन टेस्टिस के अंदर में ये रहे इनके लोब्यूल्स, तो इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सिंपल सी बात है। और यही सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, आगे जिस पाइप में खुल रहा है, इस पाइप को बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और यही रेटिटेस्टिस से जो पाइप आगे की ओर बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया, ओके। और यही वासा इफ्रेंटिया से आगे जो डक्ट जा रही है, उसको बोलते हैं एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस। और यही एपिडाइडाइमिस वास डिफरेंस के साथ में कनेक्ट रहता है। सिंपल सी बात है। आप एक बार बनाने का कोशिश भी करिएगा अपने कॉपी के अंदर में, कंप्लीट समझ में आपको आ जाएगी। तो कह रहा है ईच टेस्टिस हैज अ 250 कंपार्टमेंट्स द कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 250। अब पूछा जाएगा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो किन के माध्यम से बनते हैं, तो आपको बताना है। इससे पहले हमने आपको बताया कि मिडिल लेयर होते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, जो कि डीप पेनिट्रेट कर जाता है टेस्टिस में, जो कि टेस्टिस चैम्बर में डिवाइडेड हो जाता है, और उसी चैम्बर को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 and 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक जो आपके पास एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर ले तो लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास में देखने को मिलती है। और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। याद रखना है कि जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके इनसाइड में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिसे मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसी मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने के लिए सहायक होते हैं। और इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल, जिसे सर्टोलाई सेल भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन देने का काम जो करने वाला सेल है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा होता है, स्पर्म बन रहे होते हैं। याद रखना है। तो सर्टोली सेल प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। याद रखना है, यहां पे देखिए आपके एनसीईआरटी डायग्राम में दिखाया जा रहा है
ये रहा इंटरस्टेटियल सेल, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर ले हम, ये रहे इंटरस्टेटियल सेल, ये रहे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को ही मेल जर्म सेल बोले थे, याद रखना है, इसका दूसरा नाम होता है मेल जर्म सेल, ठीक है। ये रहे स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये रहे सर्टोली सेल, और यही सर्टोली सेल तो इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में सेल होंगे, उस आउटसाइड के से वो आउटसाइड के एरिया को इंटरस्टेटियल स्पेस कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग इंटरस्टेटियल स्पेस बोलेंगे, और उस इंटरस्टेटियल स्पेस में एक सेल पाया जाएगा जिसे इंटरस्टेटियल सेल या लीडिंग सेल बोलेंगे। सिंपल सी बात। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताओ इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से सेल पाए जाते हैं, तो आपको पहले नंबर पे जवाब देना है सर पहला सेल का नाम है जर्म सेल, जर्म सेल, और दूसरे सेल का नाम है सर सर्टोली सेल। इसी जर्म सेल का एक दूसरा नाम हम आपको बताएं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। सिंपल सी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से सेल पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो इंटरस्टेटियल सेल। सिंपल सी बात है। तो इंटरस्टेटियल सेल कहां पाए जाते हैं, तो इंटरस्टेटियल स्पेस में पाए जाते हैं। तो इंटरस्टेटियल सेल का वर्क क्या होता है, तो एक्चुअली में इसका वर्क होता है एंडोजन हार्मोन्स और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल। तो ये दो चीज प्रोवाइडेड करते हैं, एक तो मेल सेक्स हार्मोन्स जिसे हम लोग एंडोजन कहते हैं, और इनके अंदर में भी अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो आप सीधा नाम याद रख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन को ही मेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, और साथ ही साथ ये इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी देते हैं। ओके, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में और आउटसाइड में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगर इनसे आगे चलें तो हमारे पास में कुछ टेस्टिकुलर कंडीशन आते हैं। अब इन कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। अगर गलती से भी स्क्रोटम वाले एरिया में टेस्टिस नहीं पहुंच पाते हैं तो उसे क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक जो मदर होती है जो कि प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट के अंदर में अगर एक मेल बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप याद रखिएगा 7 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 7 to 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में टेस्टिस माइग्रेट इनटू द स्क्रोटम। तो अगर टेस्टिस माइग्रेट होकर के स्क्रोटम में आ जाता है तब तो सही बात है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर टेस्टिस माइग्रेट करके स्क्रोटम तक नहीं आता है तो उस केस को क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है, जिसका मतलब होता है फेल्योर ऑफ टेस्टिंग टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। तो एक डॉक्टर जो होते हैं वो छोटे से सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, जिस सर्जरी को ऑर्किडोपैक्सी बोला जाता है, जो कि सर्जिकल परफॉर्म टू द करेक्ट क्रिप्टोर्किडिज्म। तो ऐसे केस जिसमें क्रिप्टोर्किडिज्म का केस बना हुआ है उसमें हम एक सर्जिकल परफॉर्मेंस करते हैं जिसे हम लोग ऑर्किडोपैक्सी बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि स्क्रोटम वाले एरिया में 2 से ज्यादा भी टेस्टिस आ जाते हैं। इन केस है, रेयर केस है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं पॉलीऑर्किडिज्म, प्रेजेंट ऑफ द मोर देन द 2 टेस्टिस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, मोनोऑर्किडिज्म भी हो जाते हैं। जो स्क्रोटम वाले एरिया है वहां पे एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है,
इसे बाइलेटरल और यूनिलेटरल भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक टेस्टिस प्रेजेंट है तो यूनिलेटरल हो गया, और अगर दो टेस्टिस प्रेजेंट है तो बाइलेटरल हो गया। ओके, अच्छा, अगर दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज हैं, दोनों टेस्टिस अगर आपस में फ्यूज हैं तो उस केस को बोलते हैं सिनऑर्किडिज्म। ऑर्चेटिस क्या होती है? अगर एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस में इंफेक्शन हो चुकी है तो उसे हम लोग ऑर्चेटिस बोलते हैं। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। वेरिकोसिल का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई भी प्रकार का नस है, कोई भी प्रकार के वेन्स हैं, कोई भी प्रकार के आर्टरीज हैं, अगर उसमें स्वेलन हो गया है तो उस केस को हम लोग वेरिकोसिल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एंड हाइपोगोनाडिज्म का मतलब क्या होता है? टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं ये लीडिंग सेल बनाते हैं, लीडिंग सेल बनाते हैं मेल सेक्स हार्मोन। और यही मेल सेक्स हार्मोन्स के कारण एक मेल का वॉइस चेंजेज होता है, प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, जो बॉडी पे हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनमें प्यूबर्टी एज आती है। ओके, तो ये कुछ कंडीशन थे जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से आपको काम आ सकता है। ओके, चलिए, कुछ टर्म भी है। अब ये टर्म क्या है उसको समझते हैं। ऑर्चिडेक्टोमी एंड कैस्ट्रेशन। ओके, अब देखिए यहां पे एक छोटे से सर्जरी के माध्यम से आपको कैस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो इस कैस्ट्रेशन वाले प्रोसेस, इस ऑर्चिडेक्टोमी वाले प्रोसेस में क्या हो रही है कि सर्जिकल प्रोड्यूसर इन विच द वन और बोथ टेस्टिस आर रिमूव्ड। मान लेते हैं कि अगर किन्हीं भी कारणों से टेस्टिस का रिमूव्ड हो गया, टेस्टिस को हटाना पड़ गया, तो उस केस को बोलते हैं ऑर्चिडेक्टोमी। ओके, और जिन विधि के द्वारा हम हटाते हैं उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। कभी कभी केस में ओवरी को भी हटाना पड़ता है, टेस्टिस को भी हटाना पड़ता है, तो उसे हम लोग कैस्ट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी भी मेमल्स के अंदर में कैस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई है, मतलब रिमूवल ऑफ गोनाड्स की प्रोसेस हो गई है, तो इस केस में एक्चुअली में जो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं उनका सेक्रेशन बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर डाल दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर में इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये एफर्ट आपको डालना है और ये एफर्ट से हमको मिलती है एटीपी। आप जानते हैं ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो ये काम बिल्कुल आपको करना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे ऑर्चिडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन के बारे में, जिसे मुझे समझाना था, मैंने आपको समझाया। ओके, चलते हैं फिर आपके साथ में हम नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि अगर इस क्लास का नोट्स आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से एक्सप्लोर बायोलॉजी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्लोर बायोलॉजी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर में आपको ये पीडीएफ लेक्चर नंबर 1 के अवेलेबल मिल जाएंगे। एक नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उस टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ जाएंगे तो ये लेक्चर वहां पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो 2 विधि से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप अपने सेलफोन के अंदर में एक्सप्लोर बायोलॉजी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं फिर आपके साथ में हम नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।